पार्ट 1 का पार्ट 2 है। ईंट, मन की और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले आपके साथ डिस्कस किया जा चुका है। एक पार्ट को हम 3 हिस्सों में बांट करके डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है ये पार्ट 2 है हड़प्पा सभ्यता का। देखिए, ये मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में, तो उस समय पर खुदाई के बाद में जो जगह निकली उसका मानचित्र है। ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र निचला शहर है और ये दुर्ग है। तो ये 2 हिस्सों में मिला है। मोहनजोदड़ो जब खुदाई हुई है तो ये 2 हिस्सों में मिला है, एक निचला शहर और एक ऊपरी दुर्ग। ऊपरी दुर्ग और निचला शहर में ये अंतर है कि यहाँ जो इमारतें बनाई गई हैं वो ऊंचे चबूतरों पर बनाई गई हैं और यहाँ सामान्य धरातल पर बनाई गई हैं। एक अंतर है। दूसरा, ये यहाँ पे आप जो आवास हैं उनका पैटर्न आप देख रहे हैं। देखिए, ये सड़क जा रही है और ये सड़क जा रही है। इस तरीके से 90 डिग्री पर सभी आवास हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी ऐसा नहीं मिला है जो यहाँ मिला है। और ये दुर्ग है। दुर्ग का क्षेत्र, ये इसका पूरा दुर्गीकरण हो रखा है। इसमें जो इमारतें हैं वो सार्वजनिक इमारतें हैं। जैसे इसमें ये भंडारागार है, ये वाला क्षेत्र। ये यहाँ एक सार्वजनिक स्नानागार मिला है। ये एक स्तंभ वाला हॉल मिला है यहाँ पर, जहाँ सभा वगैरह होती थी। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सार्वजनिक काम यानी सरकारी जो इमारतें थी वो यहाँ पर थी, सरकारी कार्यालय यहाँ पर थे। तो इन क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में पूरे में जनता निवास करती थी, जो सामान्य जनता थी। तो सामान्य जनता के आवासों की भी जब खोज की गई है तो आप देखिए पूरा इस तरह से आजकल कॉलोनी बसाई जाती है, तो उनसे पहले डीडीए जो मानचित्र बनाता है लगभग उसी तरीके के मानचित्र है, ग्रिड पैटर्न के। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है जब रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। तो यहाँ पर भी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, इसलिए यहाँ की सड़कों की और नालियों की दोनों बनावटों को ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। देखिए, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। जैसा कि मैंने बताया, 1875 ईस्वी में हड़प्पा खोजा गया था। और खोजा क्या गया वो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। मजदूरों ने ही उसको उखाड़ उखाड़ करके पूरा रेलवे की पटरी पर बिछा दिया। इतिहासकारों को जब, पुराविदों को जब इसकी सूचना दी गई तो उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया और वो इसकी जानकारी को 1875 में ओपन करने में चूक गए। लेकिन 1800 वो 1921-22 में जब यही काम दोबारा मोहनजोदड़ो के साथ होने लगा तो वहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हरकत में आया, क्योंकि उस समय सर जॉन मार्शल थे और उन्होंने अपने 2 पुराविदों को इन दोनों स्थलों की खोज के लिए भेजा। तो जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तो उसमें जो जो चीजें निकल करके आई वो यहाँ पर हैं, उन्हें आप देखिए। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। इसकी विशेषताएं निम्न है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। इसे दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया, यानी 2 हिस्सों में मिला है। ये दुर्ग जो ऊपरी हिस्सा था, अर्थात जो ऊंचाई पर बनाया गया था, और एक निचला शहर जो सामान्य जनता का था। ठीक है। दुर्ग की ऊंचाई मिट्टी के चबूतरों पर बनी हुई संरचनाओं के कारण है। इस दीवार से भी ये किया गया है कि पुराविदों का अनुमान है कि आधारों को बनाने में 40 लाख श्रम दिवस लगे होंगे। कि जो मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग है उसमें जो इमारतें बनाई गई हैं वो ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर बनाई गई हैं। तो चबूतरों की जब पुराविद गणना करते हैं तो वो ऐसा मानते हैं
ये चबूतरे मिट्टी डाल करके बनाए गए होंगे, तो इनको बनाने में लगभग 40 लाख श्रम दिवस लगे होंगे। और ये तभी संभव था जब वहाँ की सरकार जो है इस तरह के कार्य करवा रही थी। अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। धोलावीरा और लोथल में पूरी बस्ती बंद थी। तो ये हड़प्पा बस्तियों में क्या है कि एक छोटा ऊंचा पश्चिम तथा एक निचला पूर्वी, यानी पूर्वी क्षेत्र में निचला नगर है और पश्चिमी क्षेत्र में एक सरकारी इमारतें जैसी एक दुर्ग जैसा बनाया गया है। तो ये ज़्यादातर हड़प्पा बस्तियों में जो खुदाई हुई है, सभी में इसी तरीके का पैटर्न मिल रहा है, इसी तरह की शैली मिल रही है। ऐसा लगता है, यानी मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद में ऐसा लगता है कि इस बस्ती का नियोजन पहले किया गया, उसके बाद कार्यान्वयन। इसमें प्रयोग की गई ईंटों का अनुपात 1:2:4 है। यहाँ आज भी आपने देखा हुआ, जैसे कॉलोनी बस्ती है, नई कॉलोनी बस्ती है, तो पहले उसका मानचित्र बनाया जाता है, फिर उसकी सड़कें बनाई जाती हैं, उसके बाद फिर सीवरेज बनाया जाता है, उसके बाद प्लॉटिंग की जाती है। तो इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर भी रहा होगा, ऐसा पुराविद मानते हैं। जो पुराने जानकार हैं उनको पुराविद कहते हैं, जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिन्हें इतिहासकार भी कहा जाता है और पुराविद भी कहा जाता है। यहाँ जो ईंटें प्रयोग की गई हैं, चाहे वो कच्ची रही हो या पक्की, उनका अनुपात एक ही है, 1:2:4। एक उसकी मोटाई है, दूनी उसकी चौड़ाई है और चौगुनी उसकी लंबाई है। तो 1:2:4 अनुपात की इस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में, मांडा के, कश्मीर के मांडा से लेकर के नर्मदा के दैमाबाद तक और मेरठ के आलमगीरपुर से लेकर के ईरान बॉर्डर के सुत कानून रोड तक 12,97,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक ही तरीके की ईंटें मिली हैं। नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी व्यवस्था है। नियोजित जल निकास प्रणाली थी, ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था, अर्थात सभी समकोण पर बनी हुई थी। यहाँ पर नालियां और सड़क दोनों ही ग्रिड पैटर्न पर थे, समकोण पर एक दूसरे को काटते थे, ठीक है। और नालियां जो बनाई गई थी, गलियों की जो नालियां थी, वो सड़क की मेन नाली से जाकर के मिलती थी। गलियों की जो नालियां थी वो मकानों के दोनों तरफ बनी हुई थी और हर आवास का, हर मकान का एक दीवार उस नाली से जरूर टच होती थी, जिससे उसका गंदा पानी जो है उस नाली में आके गिरे और वहां से वो मेल नाली में जा सके। मेल नाली जो थी वो ज्यादातर सड़क के बीचों बीच होकर के गुजरती थी, लेकिन गलियों की नालियां दोनों साइड में थी सड़क के। तो इस तरह का पैटर्न मिला है। नालियों के साथ गलियों की नालियों को बनाया गया, अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटी हुई थी। अब देखिए यहाँ जो घर बने हुए उनके स्थापत्य देखिए। अच्छा, एक चीज और नालियों के बारे में आपको बता दूं, नालियां जो है वो पत्थरों से ढकी गई थी, लेकिन वो अस्थायी रूप से ढकी गई थी, जिससे उन्हें हटा करके नालियों को साफ किया जा सके। मोहनजोदड़ो में एक जगह साफ किया गया कूड़ा करकट भी बहुत मिला है। जो मलकुंड था, जिसे हम मैन होल कहते हैं, उस मैन होल के पास में कूड़ा निकला हुआ पड़ा हुआ था, इस तरह का वहां पर मिला है। तो इससे पता चलता है कि वहां उनकी सफाई तो होती थी, लेकिन सफाई के बाद में कूड़ा नियमित रूप से उठाया नहीं जाता था। अगला, घर में आंगन केंद्रीकृत। अब जो घर होते थे उनके किस तरह के थे, उसका स्थापत्य देखिए। घर में आंगन केंद्रीकृत, चारों ओर कमरे बने हुए हैं। आंगन का प्रयोग खाना पकाने, कटाई, बुनाई जैसी गतिविधियों के लिए गर्म और शुष्क मौसम में होता था। आजकल भी ऐसा होता है, घर में एक आंगन बनाया जाता है, उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते हैं और आंगन प्राय खुला होता है, जहाँ गर्म और शुष्क मौसम में लोग बैठ करके अपनी अपनी हरकतें करते हैं, अपनी अपनी गतिविधियां करते हैं। कोई कटाई, बुनाई वगैरह सब जो भी है वो वहाँ करती हैं महिलाएं। एकांतता को महत्व देते हुए भूमितल की दीवारों में खिड़कियां नहीं है। ये लोग अपना जीने में इतना विश्वास करते थे, प्राइवेट जीवन जीने में इतना विश्वास करते थे कि इन्होंने
निचले तल पर खिड़कियां भी नहीं बनाई हैं जिससे बाहर के लोग उन्हें दे सकें। तो वो अपना प्राइवेट जीवन में इतना ज़्यादा इनका विश्वास था। निचले तलों पर खिड़कियां नहीं मिली हैं। अगला, मुख्य द्वार से आंतरिक भाग का अवलोकन नहीं हो सकता था। यानी मुख्य द्वार जो घर का होता था, सड़क पर चलने वाला वो आदमी अंदर तक की जो है देखभाल नहीं कर सकता था, अंदर तक नहीं झांक सकता था, क्योंकि मुख्य द्वार के सामने जो है वो मुख्य द्वार का जो रास्ता था वो सीधा आंगन में नहीं जाता था, बल्कि वो तिरछा करके आंगन में जाता था। तो सड़क पर चलने वाला आदमी अंदर तक देख नहीं पाता था। इस तरह का पैटर्न प्राय सभी आवासों में मिला है। अगला, पक्की ईंटों से बना हुआ एक स्नानागार सब जगह पे मिला है, पक्की ईंटों से बना हुआ, और नालियां मिली हैं जिससे वो पानी जो है, और ये प्राय स्नानागार ऐसी जगह पे होता था जहाँ बाहर की तरफ नाली होती थी। तो स्नानागार का जो गंदा पानी है वो नाली में निकल जाता था। दूसरे तल की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। ठीक है, सीढ़ियों के द्वारा जाया जाता था। कुएं आवासों में इस प्रकार बने हुए थे कि राहगीर भी उनका प्रयोग कर सकें और घर के लोग भी उनका प्रयोग कर सकें। अर्थात वो आधा घर से बाहर होता था सड़क की तरफ और आधा घर के अंदर होता था। तो दोनों तरफ से जो राजदूत राहगीर लोग होते थे वो भी उसका उपयोग कर सकें और घर के लोग भी कुएं का उपयोग कर सकें। इस तरह से कुएं बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं मिले हैं खुदाई में, 700। घरों की नालियां पहले हौदी में खाली होती थी, यानी जो मेन हॉल होता था उसमें खाली होती थी। और ठीक है, जब वहाँ उसके साथ जो ठोस पदार्थ आता था वो सब वहाँ जमा हो जाता था, और जो पानी निथरा हुआ पानी होता था वो नालियों में बह जाता था, और उसे ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिकाओं का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कि वो लोग सफाई की तरफ कितना ध्यान देते थे। नालियां भी खुली हुई नहीं थी कि उनसे स्मेल भी आ सकती थी। दूसरा, उनमें मच्छर भी पनप सकते थे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए नालियों को ढका जाता था, लेकिन ढका टेम्परेरी तौर पर जाता था, जिससे कि उनको पत्थरों को हटा करके नालियों को साफ किया जा सके और फिर दोबारा से ढका जा सके। तो सफाई व्यवस्था, सैनिटेशन और हाइजीन्स इनका निश्चित रूप से उच्च कोटि का था। अगला देखिए, ये एक आवास का मानचित्र है। देखिए, ये मेन दरवाजा है और ये आंगन है। अब आप देखिए, यहाँ से आदमी इस तरह से आएगा, फिर ऐसे जा करके तब आंगन में पहुंचेगा। यहाँ रास्ते में जाने वाला कोई भी आदमी यहाँ से यहीं तक देख सकता था, लेकिन यहाँ तक उसकी नजर नहीं जा सकती थी। तो प्राय इस तरह के घर बनाए गए हैं। अब दूसरा देखिए, निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं है। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, देखिए ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, इसमें ये कुआं होता था गेट के पास ही, जो सड़क की तरफ निकला रहता था, बाकी और कहीं सड़क की तरफ कुछ भी निकला हुआ नहीं होता था। तो इस तरह के पैटर्न जो है 12,97,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में इस तरह के अनुशासन का पालन करवाना सरकार के लिए कितना जटिल होता था। तो सरकार निश्चित रूप से ऐसी थी जो जटिल फैसले करती थी, जटिल निर्णय ले सकती थी, और जनता भी उनको अच्छे से पालन करती थी। ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। देखिए, दुर्ग जो है, मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग था, उसमें ये माल गोदाम मिला है। इस माल गोदाम में प्राय अनाज रखा जाता था, अनाज का भंडारागार था ये आपातकाल में अनाज का यहाँ पर संचय किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, जिससे लोगों को आपातकाल में दिया जा सके। ठीक है, तो ये भंडारागार यहाँ मिला है, ये दुर्ग में बना हुआ है, और दुर्ग में ही बना हुआ एक ये विशाल स्नानागार मिला है, एक विशाल टैंक मिला है, तो जो नहाने के लिए प्रयोग किया जाता था। किसी विशेष अवसर पर पब्लिक जब नहाती थी तो वो यहाँ पर आती थी। इसमें देखिए दोनों साइड से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और ये उसके आसपास बाथरूम बने हुए हैं। तो यहाँ से पानी लेकर के भी यहाँ नहाया जा सकता था, या फिर यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह चेंज किए जा सकते थे। इस तरह की व्यवस्था थी।
इसको कुएं से भरा जाता था। एक कमरे में बड़ा विशाल कुआं मिला है जहाँ से इसको भरा जाता था और गंदा पानी नालियों में होकर के निकल जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर थी। दुर्ग में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए बनी संरचनाओं के साक्ष्य हैं। माल गोदाम है, विशाल स्नानागार है। तो ये जो विशाल स्नानागार जो टैंक है, ये 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है और 2.4 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई भी खूब है इसकी, 2.4 मीटर मतलब 8 फीट के लगभग है। 8 फीट के लगभग ऊंचा है, तो एक आदमी की हाइट से ज़्यादा ऊंचा है और 12 मीटर लंबा है और 7 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ है। ठीक है। इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। जलाशय के किनारे पर जिप्सम के गारे से पक्की ईंटें लगाकर उसे जलबद्ध किया गया है। ईंटों को गारे पक्के गारे में लगाया गया है जिससे पानी जो है बाहर व्यर्थ में बह नहीं जाए। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं जिनमें एक में एक बड़ा कुआं है जिससे और दूसरा नालियां हैं जिनसे गंदा पानी बाहर होकर के बह जाता था। इसके एक तरफ 8 स्नानागार बनाए गए हैं, दूसरी ओर 4-4 2 स्थानों पर स्नानागार बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि ये विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। विशेष रूप से स्नान के पर्व आज भी हमारे देश में मनाए जाते हैं, जैसे सोमवती अमावस्या पर लोग जाते हैं, पूर्णिमा पर सब हर की पेड़ी हरिद्वार में भगे जाते हैं नहाने के लिए। ठीक है। मकर संक्रांति पे सब लोग सामूहिक रूप से स्नान करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उत्सव, ऐसे बहुत सारे अवसर आज भी हमारी जनता जो है, हमारे लोग जो है पालन करते हैं। और उस समय पर भी शायद इसी तरह की कोई व्यवस्था रही होगी जहाँ पर ये सार्वजनिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता होगा स्नानागार। अब प्रश्न आता है कि जो समाज था वहाँ का, मोहनजोदड़ो का जो समाज था, उसमें भिन्नताएं थी या सभी एक जैसे ही लोग थे, एक ही जैसे स्तर के लोग थे? तो देखिए, वहां पर भिन्नताएं थी और उसका पता इतिहासकारों ने कैसे लगाया? वहां उन्हें कोई बताने तो आया नहीं, लिपि वहां की अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो कैसे पता चला? देखिए, उन्होंने सवाधानों का अध्ययन किया है। सवाधान यानी जिनमें वो लोग अपनी डेड बॉडी को दफनाया करते थे। तो उससे कैसे पता चला है कि समाज में भिन्नताएं थी? देखिए, हड़प्पा स्थलों में समाधानों में मृतकों को गर्त में दफनाया जाता था, लेकिन इनकी बनावट भिन्न होती थी। जो गरीब लोग होते थे उनके कच्चे गर्त होते थे और उनको वहां दफना दिया जाता था, लेकिन जो धनी लोग हैं उनके गर्त पक्के बनवाए जाते थे। ठीक है। और उनमें उनको दफनाया जाता था। तो समाज में विभिन्नताएं स्पष्ट उजागर हो रही हैं। आज भी ऐसा होता है, जब कोई विशेष नेता या वो मरता है तो उसके लिए चबूतरा उतरा बनवाया जाता है, उस पर क्रीमेशन किया जाता है। ठीक है। बाद में फिर स्मारक हो जाता है वो उसका। और सामान्य आदमी तो आजकल ऐसे ही वो जो क्रीमेशन सेंटर होते हैं वहाँ पर एक आदमी मरा, उसके लोगों ने उसकी पड़ती उतारी, राख को फेंक दिया गया, वहाँ उसका कोई स्मारक नहीं होता। तो ये उस समय पर भी था, जो बताता है कि समाज में भिन्नताएं थीं। कुछ कब्रों में मृदभांडता आभूषण मिले हैं जो सामाजिक भिन्नताओं को दर्शाने के साथ साथ मृत्युपरांत जीवन में विश्वास का उदाहरण है। ठीक है। अब मरने वाले के साथ में मृदभांड भी हैं, यानी मिट्टी के बर्तन भी रखे गए हैं। मरने वाले के साथ उसके आभूषण भी हैं। तो इनसे दो बातों को पता चलता है। एक तो ये पता चलता है कि वो लोग मरने के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे। ऐसा कहता था कि मरने के बाद भी हमारे इस संबंधी को इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो चीजें उसके साथ दफनाते थे। और दूसरा, इससे सामाजिक भिन्नता का पता चलता था। जो धनी लोग थे उनके बर्तन, उनके आभूषण बेशकीमती होते थे और जो गरीब होते थे उनके आभूषण और उनके बर्तन जो है वो सामान्य होते थे। तो इससे भी पता चलता है कि समाज में भिन्नताएं थी। लेकिन हड़प्पावासी मिस्र के विशाल पिरामिडों की तरह बहुमूल्य वस्तुओं, अब जैसे मिस्र की सभ्यता में वहां के जो राजा होते थे फराओ, जब उनको दफनाया जाता था तो पहले पिरामिड बनाया जाता था और पिरामिड में बीच में उसको उसकी मम्मी को रखा जाता था।
उसको बड़े केमिकल लगा करके उसके साथ रखा जाता था और बड़ी बेशकीमती चीज़ें, तमाम सोना चांदी हीरे जवाहरात जो है उसके साथ रखे जाते थे और तब उसकी डेड बॉडी के ऊपर पिरामिड बनाए जाते थे। तो वो तो बहुत बेशकीमती चीजें अपने राजाओं के साथ, अपने मृतकों के साथ रखते थे, लेकिन हड़प्पा में ऐसा नहीं मिला है। हड़प्पा वासी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि मृतकों के साथ बेशकीमती चीजें रखी जाएं। लेकिन इसी के समकालीन सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता थी, उसमें वहाँ राजा लोगों के लिए पिरामिड बने थे। अब देखिए, ये एक डेड बॉडी है, उसका स्केलेटन है और उसके साथ इस तरह से बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन रखे हुए मिले हैं खुदाई करने पर। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो मृत्युपरांत जीवन में भी, यानी मरने के बाद भी लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। एक जगह पर मृतक के साथ में एक बकरी को दफनाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि आदमी मरने के बाद भी अपना दूध पिएगा तो बकरी जो है उसके साथ दफना दी गई है। तो बकरी का स्केलेटन और आदमी का स्केलेटन साथ साथ खुदाई में निकले हैं। तो ये लोग पूरी तरह से ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी हमारे संबंधी को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगला देखिए, विलासिता की वस्तुओं के आधार पर भी समाज की भिन्नताओं का पता चलता है। यह भी सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक विधि थी। पहले वर्ग में रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुएं पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ से बनी हुई होती थी। यानी जो गरीब निर्धन लोग होते थे, उनकी वस्तुएं पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ से बनी हुई थी, जैसे चक्कियां हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, सुइयां हैं, झावा है। ठीक है, ये बस्तियों में सब जगह मिले हैं। तो ये सामान्य लोगों के उपयोग की वस्तुएं थी। लेकिन दूसरा वर्ग, यानी जो थोड़ा धनी वर्ग था या विशिष्ट वर्ग था, उसमें दुर्लभ वस्तु हैं, जैसे फयान से बने बर्तन हैं उनके। मिट्टी से बने हुए बर्तन नहीं है, फयान से बने हुए हैं। फयांस क्या होता था? फयांस जो बालू होती है उसमें एक विशेष प्रकार का चिपचिपा पदार्थ बना करके उस पत्थर को, उस बर्तन को बनाया जाता था। वो बर्तन रिश्ता नहीं था। ठीक है, मिट्टी के बर्तन रिश्ते थे। तो उनमें अपनी बेशकीमती चीजें वो उन मिट्टी के बर्तनों में रखते थे। फयांस जन सामान्य को उपलब्ध नहीं था, इसकी कीमत ज्यादा रही होगी और ये ज्यादातर बड़ी बस्तियों में ही मिला है, छोटी बस्तियों में नहीं मिला, क्योंकि धनी लोग बड़ी बस्तियों में रहते थे, जो बड़े नगर थे उनमें रहते थे। छोटे नगरों में फयांस के बर्तन नहीं मिले, बड़े नगरों में ही फयांस के बर्तन मिले हैं, जो इस बात को दिखाते हैं कि धनी वर्ग जो है फयांस के बर्तनों का प्रयोग करता था। जैसे आजकल कप प्लेट होते हैं चीनी मिट्टी के बने हुए, जिसे क्रॉकरी कहते हैं, तो धनी लोग विभिन्न प्रकार की क्रॉकरी इस्तेमाल करते हैं और जो निर्धन लोग हैं वो अभी भी मिट्टी के बने हुए बर्तन या धातुओं के बने हुए बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो उस तरह के भी समाज में भिन्नताएं थी, जो इन चीजों से पता चलता है। फयांस के बर्तन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों से ही मिले, कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों से नहीं। अर्थात महानगरीय बस्तियों में धनी लोग रहते थे और वो इनका इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में स्वर्ण आभूषण के संचय भी प्राप्त हुए हैं, जो बताते हैं कि हड़प्पा समाज में सामाजिक भिन्नताएं थीं। हाँ, जो बड़े बड़े नगर हैं उसमें रहने वाले लोगों के घरों में आभूषणों के भंडार भी मिले हैं, यानी वो अपने आभूषणों को इकट्ठा करके एक जगह पर रख देते थे। आज भी आभूषणों को इकट्ठा करके लोग छिपाते हैं, तो उस तरह से वो लोग भी छिपाया करते थे। लेकिन ग्रामीण समाज में ऐसा छिपाने का कोई सिस्टम नहीं है। गरीब लोगों में ऐसा छिपाने का कोई सिस्टम, क्योंकि उनके पास आभूषण होते ही नहीं है और होते भी हैं तो कीमती नहीं होते। तो इनके आभूषण कीमती होते थे बड़े नगरों में रहने वाले लोगों के, और ये अपने आभूषणों को छिपाते थे, तो उनके संचय भी प्राप्त हुए हैं, यानी वो एक साथ रखे हुए जहाँ मिले हैं उसको संचय कहते हैं, वो भी प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन, वो लोग, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो शिल्प उत्पादन को देती हैं, जैसे मनके मिले हैं, फलक मिले हैं, ठीक है, मोहरे मिली हैं, बाट मिले हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं, तकलियां मिली हैं और बहुत सारे खिलौने मिले हैं बच्चों के मिट्टी के बने हुए। तो ये इस बात को दिखाते हैं कि यहाँ पर शिल्प उत्पादन जो है बड़े स्तर पर होता था और यहाँ के जो शिल्पकार थे वो अपने अपने क्षेत्रों में काफी दक्ष थे। देखिए,
चन्नुदड़ो 7 हेक्टेयर की छोटी सी बस्ती है जो सिल्क उत्पादन में लगी हुई थी, चन्नुदड़ो। ठीक है, ये भी आजकल पाकिस्तान में है चन्नुदड़ो। और यहाँ पर सिल्क उत्पादन ही होता था और ज्यादातर शिल्पकार ही यहाँ रहते थे। ठीक है, तो ये क्या क्या काम करते थे? मनके बनाते थे, यानी बेशकीमती पत्थरों को लाते थे, उनको एक जगह पर इकट्ठा करके अपने कारखानों में, और फिर उनके छोटे छोटे पीस करके और घिसाई, चिकनाई, कटाई इत्यादि करके वो मनके के रूप में उनको बनाते थे, फिर उनकी मालाएं बनाई जाती थी। अगला, शंख की कटाई। जैसे नागेश्वर था, अभी मैंने दिखाया आपको, जहाँ पर ये जो है द्वारिका है, उसके पास में नागेश्वर है, तो समुद्र तटीय बस्ती है वो, और बालाकोट भी समुद्र तटीय बस्ती थी। तो इन समुद्र तटीय स्थलों पर नगर इसलिए बसाए गए कि वहां से समुद्र से प्राप्त उत्पाद मिल सके आराम से। ठीक है, तो वहां से साबुत शंख लाए जाते थे और उन शंख से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, धातु कर्म भी यहाँ होता था। जो कांसे की बनी हुई, तांबे की बनी हुई बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। एक डांसिंग गर्ल मिली है जिसने बहुत चूड़ियां पहन रखी हैं, पूरे बाह तक जो है उसने चूड़ियां पहन रखी हैं और डांसिंग मुद्रा में है। ठीक है, पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिली है, मिट्टी की बनी हुई। ठीक है, तो इस तरह की मूर्तियां जो मिली हैं ये बताती है कि ये मूर्ति कला में भी काफी दक्ष थे ये लोग। मोहर बहुतायत में मिली है, जो हर एक व्यापारी अपनी अपनी अलग पहचान रखता था, उसका अपना अलग लोगो होता था। तो उस पर, मोहरों पर ज्यादातर पेड़ पौधों के और जानवरों के ही चित्र होते थे। ठीक है, और उन पर एक लिपि लिखी रहती थी, तो वो लिपि जो थी, उस लिपि में शायद वो अपना नाम उस पर लिखते होंगे या अपनी कंपनी का नाम उस पर लिखते होंगे, लेकिन वो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो इस तरह की मोहरें बहुत अधिक मिली हैं। बाट, बाट अब मैंने आपको चित्र में पिछले पाठ में मैंने आपको चित्र में दिखाई थी बाट। तो वो बाट जो है चर्ट नामक पत्थर के बने हुए थे और वो घनाकार थे। तो बाट भी निश्चित रूप से एक कुशल शिल्पकार ही बनाता होगा, जिससे उसका वजन न कम रहे न बढ़े, उस तरह से। मनकों के निर्माण में, जो मालाओं के मनके होते थे, उसके निर्माण में क्या क्या चीजें प्रयोग होती थी? कार्नेलियम, ये एक विशेष प्रकार का पत्थर होता था। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, तसेल खड़ी। कार्नेलियम, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, तसेल खड़ी, यानी 5 चीजें थी जिनके मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा धातु के भी मनके बनते थे, उसमें तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं थी, उसके भी मनके बनाए जाते थे, यानी मालाओं के लिए। और संग, फयांस और पक्की मिट्टी, सभी के मनके बनाए जाते थे, शंख के भी, फयांस के भी, पक्की मिट्टी के भी। तो मनके बनाए जाने का काम बहुतायत में मिला है, अर्थात इन लोगों को आभूषण पहनने का शौक आज की तरह से जैसे होता है उसी तरह से उस समय पर भी था, और लोग मालाएं पहनते थे, और मालाओं के मनके विशेष प्रकार के बनते थे। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को जोड़कर और कुछ सोने के टॉप लगाकर बनाए जाते थे। मनकों के ऊपर सोने का पत्थर चढ़ाया जाता था। तो ये सब काम निश्चित रूप से वही शिल्पकार कर सकते थे जो इस कार्य में काफी दक्ष होते थे। अब देखिए, शिल्प उत्पादन में और क्या था? मन के कई आकार के होते थे। मन के जो है सिंपल नहीं, मैंने आपको दिखाया था पिछले पाठ में, मन के कई आकार के होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलनाकार तथा खंडित, कई तरह के होते थे। उत्कीर्ण और चित्रकारी के माध्यम से इन पर रेखा चित्रों के उकेर कर इन्हें सजाया जाता था। ठीक है, दूसरा, मनकों को घिसाई, पालिश और छेद करने के साथ साथ अंतिम रूप दिया जाता था। उनकी घिसाई घिसाई की जाती थी, फिर उनकी पॉलिश की जाती थी जिससे वो चमकने लगे, और फिर उनमें छेद किया जाता था। तब मन के जो है माने जाते थे कि अब पूरे हो गए हैं। चन्नुदड़ो, लोथल और धोलावीरा से छेद करने के उपकरण मिले। मनकों में छेद करने के जो बर्मा होता है, ड्रिल में लगाने वाला बर्मा जिससे छेद किया जाता है, वो मिला है वहां पर। नागेश्वर तथा बालाकोट जैसी समुद्र तटीय बस्तियों से शंख से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं, जिसमें चूड़ियां हैं, करछियां हैं। ठीक है, और पच्चीकारी की वस्तुएं लोथल से, पत्तीकारी की वस्तुएं लोथल में मिली है, जो गुजरात में है। और लोथल ऐसा माना जाता है ये बंदरगाह नगर था,
क्योंकि वहाँ पर एक डॉक यार्ड मिला है जिसमें नावें आकर के रुकती हैं, छोटा बंदरगाह। ठीक है, वो खुदाई में निकला है लोथल में। ये लोथल गुजरात में है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लगता है यहाँ से वस्तुएं निर्यात की जाती थी विदेशों के लिए, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के लिए, मिस्र की सभ्यता के लोगों के लिए यहाँ से वस्तुएं निर्यात की जाती। जलयान यहाँ आकर के रुकते थे, उसकी जगह वहाँ बनी हुई है, डॉकयार्ड बना हुआ है। उस डॉकयार्ड के दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं जिनमें सामान इकट्ठा जाने से पहले होता था और आने के बाद होता था। धीरे धीरे करके वो सामान का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता था। तो पहले वो सामान उतार करके कमरों में रखा जाता था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों में बिक्री हेतु भी भेजी जाती थी, यानी निर्यात भी किया जाता था इन वस्तुओं का। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर जहाँ धनी लोग रहते थे, जहाँ सरकार के प्रमुख रहते थे, क्योंकि अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बसावटें ही बड़ी मिली हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये सरकार के प्रमुख स्थल रहे होंगे और सबसे ज़्यादा धनी लोग भी यहीं पर रहते होंगे। तो उन लोगों के प्रयोग के लिए भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भेजी जाती थी। अगला देखिए, जो ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि पुराविद जो है, इतिहासकार यानी पुरानी चीज़ों को जानने वाले पुराविद, ये उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते थे कि यह, जैसे अभी इन्होंने कहा चन्नुदड़ो एक शिल्पकारी का उत्पादन केंद्र था, तो इनको कैसे पता चला कि ये उत्पादन केंद्र, क्योंकि यहाँ का कोई लिपि तो यहाँ की पड़ी नहीं है, कोई साक्ष्य इस तरह का नहीं है, तो वो कैसे पहचान करते हैं? ये प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसमें देखिए, एक तो निम्न वस्तुएं यदि वहां मिलती हैं तो ऐसा मानते हैं, प्रस्तर पिंड, वहां पर बड़े बड़े पत्थरों के शिलाखंड मिलते थे। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के शिलाखंड मिलते थे। दूसरा, पूरे शंख मिलते थे, कटे हुए नहीं बल्कि पूरे आए हुए शंख वहां पर मिलते थे कच्चे माल के रूप में। और तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल भी वहां मिलता था। ठीक है, तांबा राजस्थान की खेतड़ी खदान से भी लाया जाता था और ओमान से भी लाया जाता था, क्योंकि ओमान के जो तांबा है उसमें निकिल का थोड़ा सा अंश होता है। तो ऐसा ही तांबा मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी मिला है और ऐसा ही सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला है, जो इस बात को बताता है कि ये तांबा जो है ओमान से लाया जाता था। औजार मिले हैं वहाँ कटाई के, छटाई के, जिनसे काट छाट करके मनके बनाए जाते थे या अन्य वस्तुएं बनाई जाती थी। अपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो पूर्ण हो गई हैं, वो चली गई होंगी, कुछ अपूर्ण रह गई हैं, वो जो है वहाँ पे मिली है। और त्याग दिया गया कच्चा माल, ऐसा कच्चा माल भी मिला है जो किसी काम में नहीं आया, खराब निकला, तो उसको अलग फेंक दिया गया। और कूड़ा करकट भी बहुत मिला है। तो इन चीज़ों से पुराविद ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो है एक उत्पादन स्थल था। अब कच्चा माल प्राप्त करने संबंधी इनकी नीतियां क्या थी? कच्चा माल कहाँ से लाते थे ये लोग? अब ये तो बता दिया कि लोथल के धोलावीरा में डॉकयार्ड मिला है, तो वहां से ये निर्यात करते थे तैयार माल को, और बड़े बड़े नगरों में जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, उनमें भेजते थे। ठीक है, लेकिन कच्चा माल कैसे लाते थे ये? तो देखिए, मिट्टी से बने बैलगाड़ियों, खिलौने और मोहरों के ऊपर बनी हुई नाव परिवहन के साधन प्रकट होते हैं। तो उस समय दो परिवहन के साधन विशेष रूप से प्रचलित थे, जल और थल के। थल में बैलगाड़ियां, बैलगाड़ियों के बच्चों के खिलौने बहुत मिले हैं, जो इस बात को दिखाते हैं कि बैलगाड़ियां उस समय प्रचलन में बहुत थी, तभी बच्चों को वो मिट्टी की बना के दी जाती थी। तो बैलगाड़ियां और बैल मिले ही हैं, बैलों की बहुत सारी मोहरें मिली है, तो जो इस बात को बताती है कि वो लोग बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे। दूसरा, जो मोहरें मिली हैं उस पर नाव बहुत मिली है, तो इससे पता चलता है कि उनको नावों के बारे में जानकारी थी। अब नावें क्या है? नावें तो नदी में चलेंगी, जल में चलेंगी। तो ये जल और थल दोनों ही मार्गों का प्रयोग कच्चा माल लाने के लिए करते थे। नागेश्वर और बालाकोट में संघ की उपलब्धता की बस्तियां स्थापित की गई। अब संघ कहाँ मिलेगा? संघ तो समुद्र के किनारे ही मिलेगा। इसलिए समुद्र के किनारे नागेश्वर में और बालाकोट में बस्तियां बसाई गई, जो संघ इकट्ठा करती थी और उनको चन्नुदड़ो वगैरह दूसरे स्थानों पर भेजती थी। अफगानिस्तान के सोरतुगई से नीले रंग के लाजवंत मणि मिली है। ठीक है, नीले रंग का, जिसे नीलम कहते हैं।
ठीक है, वो अफगानिस्तान के सोरतुही में मिला है, तो ये यहाँ से लाया जाता था। अगला, लोथल भरूच गुजरात से कार्नेलियम लाया, कार्नेलियम के बहुत मन के मिले हैं। तो कार्नेलियम ये एक विशेष प्रकार का पत्थर है। ये कहाँ से? लोथल और भरूच, ये गुजरात की बस्तियां हैं दोनों, यहाँ से कार्नेलियम आता था। दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से सेलखड़ी आती थी, सेलखड़ी की भी बहुत सारी मोहरें मिली है। तांबा और अन्य धातुएं राजस्थान के खेतड़ी से आती थी, आज भी खेतड़ी में तांबे की खदान है, उस समय पर भी तांबा जो है वहीं से आता था। और दक्षिण भारत से सोना, अब हमारी जो सोने की जो खदान है वो दक्षिण भारत में है, बेंगलोर के पास में कोलार, तो ये वहाँ से जो है सोना पहले भी आता था और आज भी आता है वहीं से। अरब प्रायद्वीप के ओमान से निकल मिला हुआ तांबा आता था, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अरब प्रायद्वीप में है ये ओमान जो है, तो वहाँ से ये जो है निकल मिला हुआ तांबा आता था। मेसोपोटामिया अभिलेखों में, मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ ली गई है, तो वहाँ के अभिलेखों में मगन, ओमान के लिए जो नाम है वो मगन लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। और मेलुहा हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र के लिए, मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को मेलुहा कहते थे। और दिलमन के स्थानीय बाट, दिलमन जो स्थान मिला है, वो दिलमन में जो बाट है वो हड़प्पा जैसे ही बाट है, वही स्टैंडर्ड है, जो हड़प्पा में इस्तेमाल किया गया है वही दिलमन में इस्तेमाल किया गया है। तो ये इस बात को दिखाते हैं कि लोगों के व्यापारिक रिश्ते बाहर की जगहों से भी थे और वहां से भी माल आता था और माल जाता था। अब इस पार्ट में आज इतना ही। जय हिंद। राष्ट्र प्रथम।